नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो क्लासेस हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं मैथ्स की, इन क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। इन क्लासेस को करने के बाद आप पाएंगे कि एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर अभी चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका ये तीसरा क्लास है और आज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज के क्लास का पहला सवाल। यहाँ पर ये जो क्लासेस एसएससी जीडी के लिए चल रही हैं इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। पहला सवाल क्या दिया है, एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु का योग यहाँ पे 165 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 था। एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु क्या होगी? सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, ट्रिक से लगाना सीखिएगा। यहाँ पर आपको वर्तमान आयु का योग दे रखा है ना, ये वर्तमान का है। 5 साल पहले का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो यहाँ पर देखिए 5 साल पहले का दे रखा है ना, तो रेशियो है कितना 3, 5, रेशियो यहाँ पर 7 है ना। तीनों के 5 साल पहले के आयु का रेशियो दिया गया है 3, 5, 7। अब यहाँ पर अगर रेशियो 5 साल पहले का दिया है तो हमें टोटल भी 5 साल पहले का चाहिए। अभी मतलब वर्तमान का जो टोटल है, प्रेजेंट का जो टोटल है वो 165 वर्ष है, तीनों का मिलाकर 165 वर्ष। अच्छा, 5 साल पहले तीनों लोग 5-5 वर्ष कम रहे होंगे, छोटे रहे होंगे है ना। तो अगर तीनों का टोटल अभी 165 है तो 5 साल पहले क्या रहा होगा टोटल? 5-5 साल कम, यानी कि तीनों में 5-5 साल कम कर दीजिए, यानी कि टोटल 15 साल कम हो जाएगा। तो 5 साल पहले तीनों का जो टोटल होगा इसमें हम लोग 15 घटा लेंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा? 150 आ जाएगा। यानी कि 5 साल पहले का जो टोटल आया वो कितना है? यहाँ पे 150 है। अच्छा, 5 साल पहले का रेशियो भी हमें दे रखा है, तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे रेशियो का सम देखें। 3 और 5 7, 8, 8 और 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा। तो रेशियो में टोटल 15 यूनिट है लेकिन एक्चुअल में टोटल 150 है। तो 15 की वैल्यू 150 मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 10 हो जाएगी है ना। 15 10 150। एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु चाहिए। चलिए तो पहले देखते हैं, ये एक्स है, ये वाई का है और ये जेड का है ना। तो 5 साल पहले की आयु निकालते हैं। देखें, एक्स का 5 साल पहले की आयु कितनी होगी? 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी है ना। फिर ऐसे ही जेड का निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू 10 तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। ये 5 साल पहले की आयु निकल कर आई है एक्स और जेड की। हमें वर्तमान का पूछा गया है तो वर्तमान का निकाल लीजिए। भाई 5 साल और बढ़ गया होगा, अगर प्रेजेंट का निकालना है तो 5 साल पहले 30 था, अब 35 का हो गया होगा, तो यहाँ पर ये हो गया 35। इसी तरीके से ये 5 साल पहले 70 का था तो अब यहाँ पर ये 75 का हो गया होगा। इन दोनों का एवरेज निकालना है हमें, यानी औसत आयु। दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? जोड़ के, जितने नंबर हैं, मतलब कि 2 ही लोगों का पूछा गया है इसलिए 2 से डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10, 5 5 10, मतलब कि कितना हो गया? 110। ठीक है, तो 110 का आधा, 110 का आधा यहाँ पर 55 साल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? बहुत बेहतरीन सवाल था, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये 2024 में पूछा हुआ था। यदि 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है तो 1 आम के मूल्य और 1 सेब के मूल्य का रेशियो कितना होगा? देखिए, तो 1 सेब का मूल्य हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं है ना। 1 सेब का मूल्य x मान लेते हैं और 1 आम की कीमत यहाँ पे y मान लेते हैं। तो 5 सेब की कीमत कितनी होगी? 5x हो जाएगा। और का मतलब प्लस 8 आम का मूल्य, 1 आम का y है तो 8 आम का 8y हो जाएगा। ये बराबर है किसके? 9 सेब यानी कि 9x और प्लस यहाँ पे कितने? 4 आम यानी कि 4y हो जाएगा है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दीजिए। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये y इधर ले आइए तो 8y और ये 4y माइनस हो जाएगा, तो 8y में से 4y गया, 4y आ गया, इज इक्वल टू यहाँ देखिए 9x, ये 5x उधर जाएगा तो घट जाएगा यानी कि 4x आ जाएगा। तो x और 4 4 तो कट जाएगा, मतलब x रेशियो जो y है वो 1:1 आ जाएगा, मतलब 1/1 लिख सकते हैं है ना। भाई 4/4 होगा मतलब 1/1, तो 1:1 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सबसे छोटा अनुपात बताना है ना। हमारे पास 8/9 है, 2/5 है और 7/11 है। तो देखिएगा यहाँ पे इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले लिख लीजिए। 8/9, फिर इसके बाद 2/5 है ना यहाँ पर, फिर इसके बाद 7/11 है। चलिए अब इसमें से बताना हमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है, मतलब सबसे छोटा रेशियो कौन सा होगा। तो एक काम करते हैं,
आपको तरीका बताते हैं सबसे बढ़िया वाला। सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे न्यूमरेटर सबका छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। 8 छोटा है 9 से, 2 छोटा है 5 से, 7 भी यहाँ पे 11 से छोटा है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे डिफरेंस लीजिए, 9 8 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 2 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है ना। 7 11 माइनस 7 करेंगे 4 आ जाएगा। अब हमें जो डिफरेंस निकाला गया है उसका ले लेना है एलसीएम। 1 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब एक काम करिए, यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंस है हमें सब डिफरेंस को बराबर बनाना है, मतलब 12 के बराबर बनाना है। तो अगर 1 को 12 बनाना चाहें तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 12 8 कितना हो जाएगा 96। इसके बाद इस 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे इस 4 को 12 बनाना है तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब इनमें से सबसे छोटा देख लीजिए कौन सा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर बीच वाला है, यानी कि 8 है, तो 2:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला, और बी वाला ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो सिर्फ बी ही हमारा सबसे छोटा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए और बी की आय का यानी इनकम का रेशियो 5:7 है। ए का व्यय बी की बचत के बराबर है। यदि ए और बी का टोटल व्यय, टोटल खर्चा कितना है 15,750 रुपये, तो उनकी कुल बचत निकालनी है, यानी कि टोटल सेविंग यहाँ पर निकालनी है। देखिए इनकम 5 और 7 के रेशियो में है। ए का जो व्यय है मतलब खर्च, वो बी के सेविंग के बराबर है। यहाँ पे देखिए इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम 2 भाग में बंटता है। इनकम जो है वो 2 भाग में बंटता है, एक खर्चा और दूसरा सेविंग, है ना। कुछ खर्च करके कुछ बचा लिया जाता है और दोनों का सम यहाँ पे इनकम के बराबर होता है। तो इनकम का जो रेशियो गिवन है वो कितना है 5 रेशियो यहाँ पर 7 के बराबर, ये इनकम का रेशियो है ना। अब इसके बाद बोला गया कि भैया अब नीचे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, ए का व्यय यानी ए का जो खर्चा है वो बी के सेविंग के बराबर है। तो अब सेकंड लाइन में यहाँ पर एक्सपेंडिचर को लिखिए, मतलब एक्सपेंस को, व्यय को लिखिए। तो ये ए का है, ये यहाँ पर बी का है ना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा लें, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास सेविंग बचेगा, यानी नीचे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सेविंग को। ठीक है, अब बोला गया कि ए का जो खर्चा है, ए का जो खर्चा है मान लीजिए एक्स है, वो बी के सेविंग के बराबर है। बी का सेविंग यहाँ पे लिखेंगे, यानी एक्स यहाँ पर है। ठीक है, और ए और बी का कुल व्यय यानी कि कुल खर्चा यहाँ पे आपको देखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ठीक है टोटल सेविंग निकालनी है ना, इसकी सेविंग कितनी होगी, ए की सेविंग भाई 5 यूनिट मान लीजिए कि कमाया और x यूनिट खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 5 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 7 यूनिट कमाया बी और x यूनिट बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा 7 माइनस एक्स किया होगा कि नहीं, बिल्कुल किया होगा। अब इसमें बोला गया है कि दोनों का जो टोटल खर्चा है ये इसके बराबर है। तो ए का खर्चा x है, बी का खर्चा 7 माइनस एक्स है, दोनों को जोड़ लेंगे। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया, 7 बचेगा। तो इस 7 यूनिट की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू ये टोटल खर्चा आ जाएगा, यानी कि 15,750 के बराबर। जैसा सवाल बोल रहा है उसी तरीके से हमको करना है। काटा पीटी कर लीजिए, इसको काटेंगे अगर तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी होगी 7 दूना 14, बचा यहाँ पर कितना 1 तो 17, फिर कितना हो जाएगा 7 दूना फिर से 14, तो 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35 और ये 0 2250। अब हमें क्या चाहिए, उनकी टोटल सेविंग चाहिए। सेविंग भी जोड़ लीजिए, ए की सेविंग 5 माइनस एक्स है और बी की सेविंग एक्स है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो फिर से प्लस एक्स और माइनस एक्स 0, 5 बचेगा सिर्फ, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल लेनी है। टोटल जो बचत है वो 5 यूनिट आ रही है, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2250 है ना। 2250 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 का 5 गुना 10,000 और फिर 200 का 5 गुना 1000 तो 11,000 हो गया, और 50 का 5 गुना यहाँ पे 5 55 25 250, तो 11,250 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको कई सारे तरीक़ों से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग सक्सेसिव से लगाते हैं, है ना। यहाँ पर बोला गया कि रमा अपने साप्ताहिक वेतन यानी कि एक हफ्ते का वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पर
है ना, मतलब 8 में से 5 हिस्सा, 8 रुपये मान लीजिए कमाती है तो 5 रुपये वो किराए पर खर्च कर देती है, और जो बचा हुआ था शेष का 1/3 भाग भोजन पर खर्च करती है, और अन्य खर्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये बचता है। रमा का साप्ताहिक वेतन कितना होगा, है ना। बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर ये बताइए दोस्तों, पहले सिंपल तरीके से समझ के लगाते हैं, फिर इसके बाद सक्सेसिव मेथड भी आपको बता देंगे। ये बताइए कि 8 रुपये मान लीजिए उसने टोटल कमाया, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। 8 में से 5 हिस्सा खर्च कर दिया किस पे, यहाँ पे किराया यानी कि रेंट पे, है ना, ये रेंट पे खर्च कर दिया 5 रुपये। 8 कमाया, 5 खर्चा किया, तो बचा कितना, 3 बचा। फिर कह रहे हैं कि 3 का 1/3 जो शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो 3 का 1/3, 3 का 1/3 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये 1 रुपये किस में गया, भोजन पर यानी कि फूड पर, तो ये फूड के लिए। अब खर्च टोटल हो कितना चुका है, 5 रुपये रेंट में गया, 1 रुपये खाने में गया, तो बचाया कितना, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, बचा हुआ है ना 3, 1 सेकंड यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, तो 5, हाँ चलिए, अच्छा 3 कहाँ से बचेगा, 5 1 6 2 बचेगा ना, ठीक है। तो 8 टोटल था, 5 रेंट में गया, 1 यहाँ पर खाने में गया, तो 5 1 6 हो गया, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 यूनिट बचा है। लास्ट में सब खर्च खुर्च करने के बाद 2 यूनिट बच गया। इसी 2 यूनिट के वैल्यू 40 के बराबर है, क्योंकि लास्ट में अन्य खर्चों के लिए सिर्फ 40 रुपये बचता है। तो 2 की वैल्यू 40, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी। रमा का साप्ताहिक वेतन टोटल 8 यूनिट था, 8 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना होगा यहाँ पे 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, है ना भाई। 1 की वैल्यू 20 तो 8 की वैल्यू 160। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो एक तरीका ये हो गया। अब इसके बाद सक्सेसिव देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई कुछ में से कुछ खर्च किया, जो बचा था उसमें से खर्च किया, फिर लास्ट में यहाँ पर 40 रुपये बच रहा है, तो सक्सेसिव खर्चे हो रहे हैं, मतलब बचे हुए पर फिर से खर्चा हो रहा है ना, और लास्ट में जो चीज़ बच रहा है उसको यहाँ पे दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सेविंग को लिखेंगे, है ना। देखते जाइए, पहले कितना था 8 में से 5 खर्चा किया तो बचाया कितना 3, सेविंग को लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए शेष का 1/3 भोजन पर खर्च हुआ, मतलब 3 पर 1 खर्चा हो गया, 3 पर 1 खर्चा हुआ तो बचाया कितना 2 यूनिट। बस यही काम आपको करना था, है ना। लास्ट में बचा कितना यहाँ पर 40। तो अब इसका सक्सेसिव ले लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 दिया, ये हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, है ना। इसको थोड़ा काटेंगे हम लोग क्योंकि रेशियो यहाँ पर आता है, तो 1 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे बचा कितना रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि 1 की वैल्यू 40 है ना, 1 की वैल्यू 40 है क्योंकि ये सेविंग निकल कर आया था, और लास्ट में बचा कितना है 40 रुपये। तो 1 की वैल्यू 40, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 40 × 4, तो 4 चौके 16, 160 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर इस मेथड से भी 160 रुपये आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये दूसरा तरीका था सक्सेसिव वाला। इसको देखिएगा कैसे लगाएंगे इस सवाल को। सबसे आसान ट्रिक है ना, टीना और सीना की आय इनकम 2 और 3 के रेशियो में है, और उनका जो खर्चा है व्यय 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1-1 हज़ार रुपये बचाती हैं तो टीना की आय कितनी होगी। सबसे पहले इनकम दिया गया है, तो इनकम को लिख लीजिए, है ना। इनकम है कितना, यहाँ पर 2 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया कि खर्चा 3 और 5 के रेशियो में होता है, तो ये 3 यूनिट खर्चा करती है, ये 5 यूनिट खर्चा करती है, और बचाती कितना है ये बताइए। बड़े ध्यान से समझ कर बताइए कि पहले इतना था, उसमें से कुछ खर्चा की तो बचा कितना 1,000 पहले का, है ना, मतलब कि टीना का ये भी 1,000 रुपये और ये भी 1,000 रुपये बचा रही हैं। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से लगाना है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई लेके डिफरेंस ले लेते हैं, यानी घटा लेते हैं। 2 5 से मल्टीप्लाई 10, 3 3 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब नीचे देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे, है ना। तो ये हुआ 5,000, ये हुआ 3,000, तो 5,000 में से 3,000 घटाएंगे 2,000 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 2,000 है। बोला गया है टीना की आय कितनी होगी, तो टीना मतलब ये इनकम था 2 यूनिट, है ना।
तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 4000 हो जाएगी, है ना। तो 4000 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे सीना की आय पूछी जाती तो ये हो जाता। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर खर्चा पूछा जाता तो खर्चे में इस 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट इन रेशियो में नहीं रखना है ना। पहले आप इनकम निकालेंगे, उस इनकम में से बचत को हटा देंगे। जैसे यहाँ पे इसने 4000 कमाया टीना ने, है ना, और 1000 बचा रही है, तो 4000 में अगर 1000 बचा रही है तो खर्च कितना की होगी, 3000 की होगी, समझ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे 1 की वैल्यू आप डायरेक्टली रेशियो से निकालना चाहते कि 1 की वैल्यू 2000 है तो यहाँ टीना की जो खर्च है 3 यूनिट है, तो 2 3 6000 हो जाता, गलत हो जाता है ना भाई। वो 4000 कुल कमा ही रही है, उसमें से अगर 6000 कैसे खर्च कर सकती है ना, इस तरीके से। तो समझिएगा इस चीज़ को, ये जो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आती है वो ऊपर वाले रेशियो में रखा जाता है, बीच वाले रेशियो में नहीं रखते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़िए। रमन की आय और व्यय का क्रमशः अनुपात 9 और 7 दिया है, यानी कि इनकम और खर्चे का रेशियो दे रखा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी होती है तो उसकी आय और व्यय का नया रेशियो क्या होगा, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें ये बोला गया कि भाई जो इनकम और खर्चा है ना, इनकम और खर्चा, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका जो रेशियो गिवन है वो कितना है, 9 और 7, 9 और 7। अब इसमें बोला गया कि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें अगर 20% बढ़ा दें तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 120% बन जाएगी, है ना। तो मतलब इनकम हमारा 120% हो गया, है ना। इनकम कितना हो गया, 120% हो गया। तो इनकम में 120% का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब 20% बढ़ने के बाद उतना हो जाएगा। ऐसे ही बोला गया कि व्यय में 70% कम हो गया। अगर किसी चीज़ में 70% कम करेंगे तो वो कितना वैल्यू रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30% रह जाएगा, क्योंकि अपने आप में तो 100% है। 70% कम करेंगे तो 30% बचेगा, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ और सिर्फ 30% रह गया। नया रेशियो पूछा था, ये रेशियो के फॉर्म में ही तो है, बस इतना ही आपको करना था, है ना। तो देखिए परसेंट से आपका परसेंट खत्म होगा, 30 से ये 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, और 9 चौके 36 यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में 7। तो नया जो रेशियो है इनकम और एक्सपेंडिचर का वो 36 और 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल था लेकिन ट्रिकी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 दिया है। यदि परिवार का व्यय यानी खर्चा कितना है, यहाँ पे 29,510 रुपये, तो उस परिवार की बचत कितनी होगी, है ना। हमें यहाँ पे सेविंग निकालना है। चलिए देखते हैं क्या किया जाएगा। यहाँ पे हमें बचत निकालना है। देखिए इनकम 19 यूनिट है ना, मतलब कि 19 यूनिट कमाया और 13 यूनिट यहाँ पे व्यय है, 13 यूनिट खर्च कर दिया, तो इसकी सेविंग कितनी होगी, बचाया कितना होगा। 19 में से 13 अगर खर्चा किया है तो बचाएगा कितना, सिर्फ 6 यूनिट, है ना भाई। 19 - 13 करेंगे तो 6 यूनिट आएगा। अब हमें यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, हमें क्योंकि बचत निकालनी है ना, तो बचत यानी 6 यूनिट। अब देखिए डायरेक्टली अगर करना चाहें तो बाई ऑप्शन करिए, क्योंकि जो हमारा बचत होगा उसमें 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, और 6 का मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। तो चेक कर लीजिए कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। तो 2 से तो सभी कट रहे हैं क्योंकि सभी इवन नंबर हैं, मतलब 3 से हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। 3 से चेक कर लीजिए। 3 का रूल अंकों का योग होता है। यहाँ देखिए ये 4 4 8 1 9 3 से कट जाता है, ये जो 4 बचा है ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 और 3 9, 1 और 2 3, 3 भी आपका 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या हो सकता है। आगे देखिए 5 5 5 3 15 1 16, 16 3 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 4 8 1 9, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे फंस गया ना, 2 ऑप्शन यहाँ पे 3 से कटने वाले आ गए, है ना। 2 ऑप्शन यहाँ पे 3 से कटने वाले आ गए। तो चलिए लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये बोला कि ये जो दिया था ये व्यय है यानी खर्चा है, यानी कि 29,510 रुपये जो है ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 13 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि व्यय खर्चा ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा कितना है 13, तो इसकी वैल्यू 13 नीचे रख देंगे। हमें निकालना क्या है, 6 की वैल्यू, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। अच्छा इसको थोड़ा दिमाग से करें
दिमाग से अगर करें हम लोग तो कितनी बार चला जाएगा, 13 दूना 26 है ना, 13 दूना ये हो जाएगा 26, ठीक है, 13 दूना 26, फिर बचा यहाँ पे 3 तो 35 हो जाएगा, फिर 13 दूना यहाँ पे 26 है ना, तो 35 26 9 13 7 91 है ना, तो ये हो गया इंटू यहाँ पर 6, तो 2 छक्के 12 और मतलब 13,000 आएगा है ना, क्योंकि ये 200 है, 200 का 6 गुना करेंगे तो वही 1200 के आसपास आएगा, तो ये 12,000 और 1200 और तो मतलब 13,000 के समथिंग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छे से आगे चलिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे कॉइन्स वाले जो सवाल होते हैं इनको करने का तरीका क्या है, क्योंकि इसी सवालों में आप कंफ्यूज रहते हैं है ना, कि कैसे लगाया जाए कॉइन्स वाले सवालों को। तो सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, एक फॉर्मूला याद रखना है। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बहुत डिटेल में है ना। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 4 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं यहाँ पे? 4 कॉइन्स हैं, और ये चारों के चारे कॉइन्स 50 पैसे के हैं है ना। ये चारों के चारे कॉइन्स कितने पैसे के हैं? 50 पैसे के है ना। अब अगर हम ये पूछें आपसे कि 50 पैसे के 4 कॉइन हैं आपके पास, तो टोटल कितने रुपए हो गया, मतलब उन कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि एक कॉइन का वैल्यू कितना है? 50 पैसा है ना। अब 50 पैसा है तो इसको रुपए में कन्वर्ट करना आसान होगा, बदल सकते हैं कि नहीं। रुपए में इसको कितना लिखेंगे, तो रुपए में ये हो जाएगा आधा रुपए है ना। भाई पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो 50 पैसे का आधा रुपये होगा, तो ये आधा रुपये के बराबर है ना। मतलब 4 कॉइन्स है आधा आधा रुपये के, तो टोटल 2 रुपये होगा। ये 2 रुपये कैसे आया? मतलब हमें अगर पूरे कॉइन्स की जो वैल्यू पता करनी है वो कितना होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि 4 और इंटू एक कॉइन का वैल्यू, ठीक है, एक कॉइन का वैल्यू, तो कितना आ गया यहाँ पे? 2 रुपये आ गया। अब यहीं से एक फॉर्मूला बनता है क्या, कि जो कॉइन्स की टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ये क्या होगी, ये होगी नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ 1 कॉइन है ना, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, ऐसे लिख लीजिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इस सवाल को लगाने वाले हैं, इसको नोट करके रखिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे अलग भेज देते हैं इस साइड, और इसको डिलीट करते हैं। अब लगाते हैं ये सवाल जो कि बहुत बेहतरीन है। क्या बोला गया है इसमें आपको बोला गया कि भैया एक बैग में टोटल इतने रुपए राशि है, मतलब सभी सिक्कों का जो टोटल मूल्य है, टोटल वैल्यू है, वो 441 रुपये है। और यहाँ पर जो कॉइन्स हैं वो 50 पैसे के, 25 पैसे के और 20 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनका रेशियो, अब यहाँ पे जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 4 यूनिट है ना। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर रेशियो दिया गया है। फिर बोला गया कि 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने यूनिट हैं? 3 यूनिट हैं। और जो 20 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 2 यूनिट हैं सिर्फ, है ना, 2 यूनिट है। सबसे पहले ये पैसे को रुपए में कन्वर्ट करिए, है ना, क्योंकि जो टोटल वैल्यू हमको दी गई है वो रुपए में दी गई है, तो इनको पैसे में रहने का कोई हक नहीं है, इसको रुपए में कन्वर्ट करिए। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये है ना, 25 पैसे मतलब 1/4 रुपये, 20 पैसे मतलब 1/5 रुपये। कैसे? 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें टोटल वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें गिवन क्या है? टोटल वैल्यू दिया गया है ना, तो टोटल वैल्यू निकालिए। देखिए 1/2, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉइन को एक वैल्यू के कॉइन से मल्टीप्लाई करना है। एक वैल्यू का कॉइन आधा रुपया है, नंबर ऑफ कॉइन टोटल कितने हैं? 4 हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, सभी कॉइन्स की वैल्यू मिल जाएगी, टोटल वैल्यू है ना। कितना होगा? 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना भाई। 1/2 इंटू 4 करेंगे, 2 दूना 4 कट जाएगा। इसको 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक कम 3/4 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, यहाँ 4 यहाँ 5, नीचे जो रहते हैं उनका ले लेते हैं एलसीएम, तो 4 और 5 कैल्शियम 20 आएगा। 20 हर जगह मल्टीप्लाई करिए, तो 20 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 40, 20 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। कैसे भाई? देखिए ना, 20 × 60/4 यानी कि 15, 20 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना 40/5 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सभी कॉइन्स का जो वैल्यू है वो मिल चुका है ना। अब टोटल देख लीजिए रेशियो में कितना है? 15 8 23, 23 और 40 ये हो जाएगा 63।
यही 63 की वैल्यू कितनी है, 441 है ना, 441 के बराबर। 7 गुना हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। मैं 63 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 आ जाएगा, यूनिट डिजिट से हमने पता लगा लिया। तो ये 7 गुना हो रहा है, 7 तियाँ 21, एक हो गया, 2 बचा, 7 छक्के 42, 2 44, है ना, 7 गुना हो रहा है। हमें क्या चाहिए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, पहले 25 पैसे के सिक्कों का टोटल मूल्य निकालिए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 है ना। तो अगर 63 की वैल्यू ये है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी 7 गुना होना चाहिए, है ना। तो 15 सत्ते 105 रुपये। ये 105 रुपये जो है, ये 25 पैसे के टोटल सिक्के मिलाकर यहाँ पर 105 रुपये हो चुके हैं। अब हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो ये बताइए टोटल वैल्यू है कितनी, 105 रुपये, है ना। 25 पैसे की टोटल संख्या, टोटल वैल्यू 105 रुपये। अगर हम इसको, हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इस वाले को नीचे ले आइए, मतलब एक कॉइन का वैल्यू, और एक का कॉइन का वैल्यू है कितना, यहाँ पे 1/4 रुपये में रखिएगा, ध्यान रखिएगा रुपये में रखना है आपको। तो इसको रख देंगे 1/4, तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, यहाँ पर 420 रुपये हो जाएगा, सॉरी 420 कॉइन्स हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालनी थी। फॉर्मूला यही है, वहीं से हमको निकालना है। 420, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 615 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनका वैल्यू मान दे दिया गया है, यहाँ पर कितना है, 3, 5 और 7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है ना। सिक्कों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स हमें यहाँ पे चाहिए। तो फॉर्मूला पता है ना कि जो टोटल वैल्यू है ना, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, है ना, 1 कॉइन। इस तरीके से इसको नोट करके रखिएगा। अब देखिए टोटल सिक्के 615 है, जिसमें 1 रुपये का सिक्का शामिल है, 1 रुपये का, है ना, 1 रुपये का। 50 पैसे मतलब आधा रुपये, सबको रुपये में रखते जाइए, काहे 20 बार लिखेंगे, आधा रुपये। 25 पैसे मतलब 1/4 रुपये, इस तरीके से लिख लिए। ये हो गया एक कॉइन का वैल्यू, यानी ये वाला, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि उनका जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब ये चीज़, वैल्यू किस रेशियो में है, 3:5 रेशियो यहाँ पर 7। बहुत आसान मेथड बता रहे हैं दोस्तों, है ना। अब हमें जो नंबर ऑफ कॉइन दिया है वो टोटल 615 दिए गए हैं। ये हमने क्या लिखा, इस वाले को लिखा, ये वाला है। ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पर वैल्यू है ना, ठीक है, हाँ वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। अब इसमें ये बताइए कि अगर हमें नंबर ऑफ़ कॉइन से, क्योंकि हमें टोटल में नंबर ऑफ़ कॉइन दिया है, तो हमें नंबर ऑफ़ कॉइन का रेशियो निकालना पड़ेगा अलग अलग सिक्कों के लिए, है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू से एक कॉइन का वैल्यू डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो वैल्यू हमारा 3 है और एक कॉइन का वैल्यू कितना है, 1 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइन का रेशियो आ जाएगा। ये काहे का रेशियो है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स का। इसके बाद यहाँ भी वही काम, 5 में 1/2 डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। चलिए अच्छे से बता देते हैं, 5 को 1/2 से डिवाइड कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये रेशियो में आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 7 को 1/4 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबको कैलकुलेट करें, 3/1 3 होगा, 2 ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 28 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़, अच्छा यहाँ पे 28 ना, नंबर ऑफ़ कॉइन्स का यहाँ पे रेशियो आ चुका है। हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है 50 पैसे वाले की। टोटल कितने सिक्के हैं, 615। रेशियो में टोटल सिक्के अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 38 और 3, 28 10 38, 38 और 3 यहाँ पर 41 हो जाएगा, ठीक है। इस टोटल 41 की वैल्यू 615 है। अगर 5 गुना करें तो 5 एकम 5 नहीं, 15 गुना होगा, है ना, क्योंकि 15 चौके 60, ठीक है, 15 गुना हो जाएगा। भाई देखिए ना, इसको 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 बचेगा 1, 15 चौके 60, 1 61 हो गया 615, 15 गुना हो रहा है। 50 पैसे का निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है, यही था ना 50 पैसे वाला। 10 की वैल्यू निकालनी है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 15 गुना होगा,
15 गुना, तो 15 दहाई 150, यानी 150 कॉइन यहाँ पर है 50 पैसे के। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये चीज़ अगर फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी सवाल को लगा लेंगे। सबसे पहले हमें वो चीज़ लिखना है जो गिवन है, फिर लास्ट में इस फॉर्मूले की मदद से वो निकाल लेना है जो हमें चाहिए, है ना। क्लियर है, आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, अब ये जो सवाल है ये आपको लग रहा होगा कि साइंस का सवाल है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें फोर्स वगैरह दिया है ना, तो ये यहाँ पर नहीं है साइंस का सवाल, फिजिक्स का सवाल नहीं है। इसमें चूंकि रेशियो लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया, इसलिए रेशियो और प्रोपोर्शन के अंतर्गत ही ये सवाल आएगा। पढ़िए सवाल। किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स उसके मास के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी कि जो फोर्स है, फोर्स वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, मास के। यानी कि जिस रेशियो से मास बढ़ेगा उसी रेशियो से फोर्स भी बढ़ेगा, सेम रेशियो में होंगे फोर्स और मास, है ना। इसके बाद यदि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को गतिमान करने के लिए 10 न्यूटन का बल चाहिए, है ना। यहाँ पे बोला गया कि भाई मास यहाँ पर कितना है 2 किलो, इस 2 kg मास के लिए फोर्स कितना चाहिए 10 न्यूटन, है ना। 10 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स चाहिए। फिर बोला गया तो 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को गतिमान करने के लिए आवश्यक न्यूटन कितना बल कितना होगा, है ना। तो अब हमें मास यहाँ पर कितना गिवन है 5 kg दिया है, तो फोर्स पूछा गया है। लगाने का तरीका क्या है समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर 2 सिचुएशन दिए गए हैं तो 2 सिचुएशन में बहुत आसानी से कुछ चीज़ें बता रहे हैं, है ना। देखिए, ये जो भी रिलेशन आया है इस रिलेशन को बड़े गौर से देखना है ना। इस रिलेशन में उधर m है, वो भी अगर 1 इधर रख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई में है ना, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो आप क्या करिए, जो भी उधर है उसको पकड़ के इधर ले आइए। अगर m उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा F/m हो जाएगा, और प्रपोर्शन उधर 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस 1 को अगर देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट बन चुका है। ये क्या है, 1 की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है ना, हमेशा बनी रहती है वही चीज़। अब देखिए 2 सिचुएशन है, तो जब 1 उधर है तो आप बस लेफ्ट साइड को देखिए और इधर 2 सिचुएशन बना लीजिए। क्या, F1/m1, है ना। इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, बस उसमें 1 और 2 लगा देना है, पहले सिचुएशन और दूसरे सिचुएशन के लिए। 1 है कांस्टेंट है तो इसीलिए बराबर कर देंगे, F2/m2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर तीसरा सिचुएशन देता तो उसको भी बराबर करके F3/m3 कर देते, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इसी में हमें रखना है, क्या होगा देख लीजिए। F1 कितना है, पहला फोर्स 10 न्यूटन का, तो 10 रख दिए। उसके लिए मास कितना है 2 kg है, तो यहाँ पे हो गए 2 kg बराबर F2, यानी दूसरे कंडीशन में फोर्स हमें नहीं पता, लेकिन दूसरे कंडीशन में मास पता है 5 kg है। आ गया आंसर, कैसे, 2 से ये 5 बार में कटेगा, 5×5 = 25, यानी कि F2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो सेकंड सिचुएशन के लिए फोर्स है 25, है ना, 25 यूनिट, मतलब 25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, आगे बढ़िए। आइए देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है। किसी तरल पदार्थ का वजन, यानी कि जो वेट है उसके वजन सीधे उसके आयतन पर निर्भर करता है, सीधे निर्भर करता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मतलब आप ऐसा समझिए कि जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर आयतन के। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयतन के, यानी कि वॉल्यूम के, ठीक है। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब बोला गया कि एक तरल जिसका वजन 12 किलोग्राम है उसका आयतन 3 लीटर है, उस तरल का वजन कितना होगा जिसका आयतन 4 लीटर होगा, है ना। इसको आप सोचने के लिए तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमें ये रिलेशन पता चल गया है, तो यहीं से आप सीख सकते हैं, लेकिन तरीके से करिए ताकि गलती ना हो। फिर आपको तरीका भी बताएंगे, यहाँ पे देखते जाइए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इधर आएगा, यानी कि W1/V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा दूसरे सिचुएशन के लिए W2/V2। यहाँ पे वेट कितना है 12 किलो, 12 किलो के लिए 3 लीटर वॉल्यूम। हमें यहाँ पे वजन पूछा गया है कितना होगा, यानी कि W2 कितना होगा अगर उसका आयतन 4 लीटर है, तो कितना हो रहा है बताइए। ये 4 बार में 4 चौके 16, है ना, तो 16 kg इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको ओरली भी सोच सकते थे आप लोग। हमें एक चीज़ पता चल गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा वेट और वॉल्यूम। तो यहाँ से साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई आयतन अगर 3 लीटर है ना, आयतन अगर 3 लीटर है तो वजन कितना होगा 12,
फिर कह रहा है कि अगर आयतन 4 हो जाए तो वजन कितना होगा। ये देखिए ये 4 गुना हो रहा है, 4 का रेशियो बन रहा है, 1 और 4 का रेशियो बन रहा है। तो यहाँ भी 1 और 4 का रेशियो करिए, मतलब यहाँ भी आप लोग क्या बनाइए, 4 गुना करिए, क्योंकि ये 3 से 4 गुना होके 12 आया है, तो यहाँ भी 4 में 4 गुना होके कितना आएगा, 16 आ जाएगा। बस यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाता बड़ी आसानी से, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और किया जाए। 2024 का सवाल, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस है ना, प्राइस जो है, प्राइस वो अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेट के स्क्वायर के, वेट के स्क्वायर के। ठीक, हीरे की कीमत टोटल यहाँ पर इतनी है ना, प्राइस हमें ये दिया गया है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनका भार अलग अलग है 5 और यहाँ पर, तो वेट का रेशियो 2 टुकड़े, मान लीजिए कि पहला टुकड़ा ए है और दूसरा टुकड़ा बी है मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो पहले का जो वेट है वो 5 यूनिट है ना, और दूसरे का जो वेट है वो 8 यूनिट है। अब यहाँ पे बोला गया हीरे के टूटने से कितने की हानि हो गई, है ना। पहले अगर वो हीरा ना टूटा रहा होता तो इतने रुपए का होता, लेकिन अगर हीरा टूट चुका है तो चूंकि प्राइस जो है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो अगर हमें इससे प्राइस निकालना है तो प्राइस क्या होगा, वेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले टुकड़े का वेट 5 यूनिट है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 25 यूनिट हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे टुकड़े का प्राइस ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 यूनिट हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई दोनों का जो टोटल है, यहाँ पर दोनों का टोटल वेट कितना होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ना टूटा होता तो कितना यूनिट होता, तो टूटने से पहले 5 और 8 यानी कि 13 यूनिट, है ना। ये वेट था, ये वेट था 13 यूनिट टोटल। अब इसी से अगर प्राइस निकालना चाहें तो प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, क्योंकि वेट का स्क्वायर प्राइस आता है, तो प्राइस यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 यूनिट होता। अगर ना टूटा होता तो 169 यूनिट प्राइस होता, है ना, 169 यूनिट पहले का प्राइस अगर ना टूटा होता तो। लेकिन टूटने के बाद टोटल प्राइस कितना बन रहा है, यहाँ पे देखिए 25 और 64 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों टुकड़ों का प्राइस 25 और 64 जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 4 9 यानी कि 89 यूनिट ही प्राइस रह जाएगा। तो टूटने के बाद प्राइस कम हो गई दोस्तों, है ना। कितनी कम हुई है यही हमें निकालना है। तो टूटने से पहले कीमत कितनी थी, यहाँ पर देखिए कि भाई 87,880 रुपये, है ना। लेकिन एक्चुअल में रेशियो में टूटने से पहले कितनी कीमत है, 169 यूनिट। तो इसको नीचे रखेंगे हम लोग। अब हमें निकालना क्या है, कितने का लॉस हो गया। हीरा था इतने का, लेकिन टूटने के बाद इतने रुपए का ही रह गया, तो कितने का लॉस हुआ, इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, है ना। 169 में 89 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब इसको हमें डायरेक्टली काटना है। और एक बात बताइए, यहाँ पर क्या 4 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 से ये वैल्यू कट जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 8 है। और एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर 8 जब है तो क्या 16 से कटने वाला कोई नंबर दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 है ना। चलिए कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि 8 से कटने वाली संख्या 8 7 56, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 8 से सभी कट रहे हैं, है ना। तो 8 से कटने का रूल यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। और एक काम करते हैं कि अगर यूनिट डिजिट लगाया जाए, कोई बात नहीं, या डीएस लगा सकते हैं ना, डिजिटल सम लगाएं 6 1 7, हाँ ठीक है, डीएस लगा लेते हैं, क्योंकि एक बार चेक करते हैं। चलिए इसको देखते हैं अलग अलग डीएस आता है कि नहीं। देखिए 6 3 9 खत्म हो गया, 4 बचा, यहाँ पे इसका डीएस 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 5 2 7 6 13 का मतलब यहाँ पे 4, फिर गड़बड़, मतलब डीएस यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि सबका डीएस यहाँ पे अलग अलग आ रहा है ना। चलिए तो अब क्या किया जाए, एक ही चारा है, कैलकुलेट करिए। 13 से काटिए, 13 से इसको काटेंगे 13 बार, 13 से इसको काटिए, 13 25 65, 13 छके 78, है ना। तो 13 छके ये हो जाएगा 78। तो 78 2 7 9 तो 98 हो गया। फिर 13 सत्ते 95, तो 7 बचा, 78 हो गया। फिर 13 छके 78, मतलब ये कट जाएगा। फिर 13 से इसको काटिए, तो 13 25 65, 2 बचा, 13 दूना 26 और 0, मतलब 520 × 80 आ गया। इतना करने से अच्छा तो यही कर लिए होते, क्या बार बार इसको चेक कर रहे थे। फिर भी यहाँ पर देखिए
तो 00 आ जाएगा और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 1 41, मतलब 41,600। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे 41,600 रुपये का हानि हो जाएगा। देखिए टूटने से यहाँ पे कितने का लॉस हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। और आज का ये क्लास दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमने एक एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाया है, ट्रिक भी साथ में बताया है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।